कभी महसूस किया है वो सन्नाटा, सुबह की वो पहली किरण जब शहर अभी सो रहा होता है, जब दुनिया की भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती और उस खामोशी में सिर्फ आपकी सांसों की आवाज होती है और आपके सपनों की गूंज। लोग कहते हैं उस खामोशी में जादू है। वो कहते हैं वही वो पल है जब चैंपियन अपनी अगली जीत की तैयारी करते हैं, जब एक लेखक अपनी सबसे बड़ी कहानी लिखता है, जब एक वैज्ञानिक ब्रह्मांड का कोई राज खोल देता है। पर हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वो खामोशी एक शोर में बदल जाती है। फोन की नोटिफिकेशन का शोर, ईमेल्स का शोर, सोशल मीडिया की कभी न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग का शोर। हम व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त, इतने व्यस्त कि हमें ये याद ही नहीं कि हम क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। हम एक ही समय में 10 काम करने की कोशिश में कोई भी एक काम ठीक से नहीं कर पाते। हम उन कठपुतलियों की तरह बन गए हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में है। हर ईमेल, हर मैसेज, हर नोटिफिकेशन हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और इस शोर में हम अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे हैं, अपनी एकाग्रता, अपनी गहराई, अपना डीप वर्क करने की क्षमता। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मैं आपका दोस्त, और आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जिसने मेरी और लाखों लोगों की जिंदगी को देखने और जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी किताब जो आज के इस शोर भरे युग में एक शांत क्रांति की तरह है। किताब का नाम है डीप वर्क और इसके लेखक हैं कॉल न्यूपोर्ट, MIT से पढ़े एक ऐसे प्रोफेसर जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए भी हमें टेक्नोलॉजी के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स नहीं है, नहीं, ये एक घोषणा पत्र है, एक बगावत है उस कल्चर के खिलाफ जो कहता है कि बिजी दिखना ही प्रोडक्टिव होना है। कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि कैसे आज के प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर दे रहे हैं, कैसे हम सब एक साथ कई प्रोजेक्ट्स और ईमेल्स निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग के दलदल में धंसते जा रहे हैं और इस दलदल में हमारे काम की वो आत्मा, वो क्वालिटी मर रही है जिसे डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क यानी बिना किसी भटकाव के पूरी चेतना और पूरे फोकस के साथ किसी एक काम में डूब जाना। ये वो अवस्था है जब आप अपनी काबिलियत की सीमाओं को छूते हैं, जब आप कुछ ऐसा रचते हैं जो सच में मायने रखता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि इस कॉर्पोरेट रेस से खुद को बचाने का, इस शोर से ऊपर उठने का एक ही रास्ता है, कुछ समय के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, खुद को वो क्वालिटी टाइम देना जहां आप अकेले में खुद का सामना कर सके, अपनी कमियों को समझ सके, अपनी ग्रोथ को देख सके। ये किताब 2 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा हमें समझाएगा कि डीप वर्क क्यों इतना जरूरी, इतना कीमती और इतना दुर्लभ है, और दूसरा हिस्सा हमें वो नियम यानी रूल्स सिखाएगा जिन्हें अपनाकर हम भी अपनी जिंदगी में डीप वर्क को उतार सकते हैं। तो अगर आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर थक चुके हैं, अगर आप भी अपनी असली क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं, तो अगले कुछ समय के लिए दुनिया को भूल जाइए, अपना फोन साइलेंट कर दीजिए और मेरे साथ इस गहरी यात्रा पर चलिए। पार्ट 1, दी आइडिया। चैप्टर 1, डीप वर्क वैल्यूबल क्यों है। कल्पना कीजिए आप एक नए दौर में खड़े हैं, एक ऐसा दौर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें वो सारे काम कर सकती हैं जो आसान हैं, जो बार बार दोहराए जाते हैं। इस नई दुनिया में आपकी वैल्यू क्या होगी? आप भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आने वाले समय में और आज भी अगर आप सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको 2 महाशक्तियां हासिल करनी होंगी। पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की काबिलियत। दूसरी, किसी भी जरूरी काम को बेहतरीन क्वालिटी और स्पीड के साथ पूरा करने की काबिलियत। ये दोनों ही काबिलियतें एक ही चीज से पैदा होती हैं, डीप वर्क। सोचिए, जब आप कोई नई स्किल, कोई नई भाषा या कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट सीखने बैठते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है, जैसे एक जंगल में नया रास्ता बनाया जा रहा हो।
अगर आप बार बार उस रास्ते पर चलेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर 2 मिनट में रास्ता भटक जाए, कभी इस पेड़ को देखें, कभी उस पंछी के पीछे भागे, तो वो रास्ता कभी नहीं बन पाएगा। यही होता है जब हम बिना फोकस के सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्यान भटका रहता है और हमारा दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अब बात करते हैं हाई क्वालिटी काम की। कैल हमें एक सीधी सादी लेकिन बहुत शक्तिशाली इक्वेशन देते हैं। हाई क्वालिटी वर्क इज इक्वल टू लगाया गया समय इनटू फोकस की तीव्रता। जरा रुककर इस इक्वेशन को महसूस कीजिए। ये कहती है कि बेहतरीन काम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप उस पर बहुत ज्यादा समय लगाएं या फिर अपने फोकस की तीव्रता को बढ़ा दें। जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं, वो ये राज जानते हैं। वो 12 घंटे काम नहीं करते, वो शायद 4 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन 4 घंटों में उनके फोकस की तीव्रता इतनी जबरदस्त होती है कि वो उतना काम कर लेते हैं जितना कोई साधारण इंसान 12 घंटों में भी नहीं कर पाता। उनका फोकस एक लेजर की तरह होता है जो एक ही बिंदु पर अपनी सारी ऊर्जा डाल देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे हैं। हमें लगता है कि एक साथ ईमेल का जवाब देना, रिपोर्ट बनाना और मीटिंग में हिस्सा लेना हमें सुपर प्रोडक्टिव बना रहा है। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। सोफी लीरॉय नाम की एक रिसर्चर ने एक बहुत दिलचस्प चीज खोजी जिसे वो कहती है अटेंशन रेसिड्यू। इसका मतलब है कि जब आप एक टास्क ए को अधूरा छोड़कर दूसरे टास्क बी पर कूदते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अब भी टास्क ए के बारे में ही सोच रहा होता है। वो एक मानसिक धुंध की तरह आपके दिमाग पर छाया रहता है। ये अटेंशन रेसिड्यू जितना ज्यादा होगा, आप टास्क बी पर उतना ही खराब परफॉर्म करेंगे। सोचिए, आपने एक जरूरी ईमेल पढ़ा, लेकिन उसका जवाब दिए बिना आप अपनी रिपोर्ट पर काम करने लगे। आपका दिमाग अब रिपोर्ट पर नहीं है, वो उस ईमेल के बारे में सोच रहा है। क्या जवाब दूं? कब दूं? कहीं देर तो नहीं हो गई? आपका फोकस बंट चुका है, आपकी ऊर्जा बिखर चुकी है। डीप वर्क इस अटेंशन रेसिड्यू का दुश्मन है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं। आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उस एक काम पर झोंक देते हैं और नतीजा, आप कम समय में बेहतरीन क्वालिटी का काम करते हैं। आपकी सफलता आपके समय से नहीं, आपकी एकाग्रता की गहराई से मापी जाती है। चैप्टर 2, डीप वर्क रेयर क्यों होता है? अगर डीप वर्क इतना ही शक्तिशाली है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा? क्यों आज के ऑफिसेज डीप वर्क के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? कैल हमें एक कहानी बताते हैं। टॉम कोरेन नाम के एक व्यक्ति ने हिसाब लगाया कि उसका हर रोज 1.5 घंटा सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका जवाब देने में निकल जाता है। उसने सोचा, इसका कंपनी पर क्या असर पड़ता है? उसने कुछ डेटा इकट्ठा किया, भेजे गए सारे ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, पढ़ने की स्पीड और कर्मचारियों की सैलरी। जब उसने इन सबको एनालाइज किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हर एक ईमेल को पढ़ने और प्रोसेस करने में कंपनी को लेबर कॉस्ट के हिसाब से लगभग 95 सेंट्स का खर्च आ रहा था। ये वो कीमत थी जो कंपनी कनेक्टेड रहने के लिए चुका रही थी। और ये सिर्फ ईमेल की बात नहीं है। आज की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, द हॉल जैसे ओपन स्पेस ऑफिस का कॉन्सेप्ट अपना रही है। कांच की दीवारें, कोई पर्सनल केबिन नहीं। आइडिया यह है कि लोग आपस में ज्यादा से ज्यादा बात करें, आइडियाज शेयर करें। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। ये माहौल लगातार डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। कोई आपके पास आकर बात करने लगता है, किसी के फोन की घंटी बजती है, दूर कोई जोर से हंसता है। इस शोर में आप कभी भी उस गहरी शांति की स्थिति में जा ही नहीं पाते जिसे डीप वर्क कहते हैं। तो सवाल यह है कि कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़ी गलत फहमी में छिपा है। लोग अक्सर बिजनेस को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। सोचिए, एक फैक्ट्री में एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कैसे नापते हैं? वो 1 घंटे में कितने पीस बनाता है, इससे ये देखना आसान है। लेकिन आज के नॉलेज वर्कर
जैसे कोई मार्केटर, कोई राइटर, कोई कोडर। उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे नापेंगे? इसका कोई सीधा पैमाना नहीं है, और जब पैमाना क्लियर न हो तो लोग सबसे आसान रास्ता अपनाते हैं, व्यस्त दिखने का रास्ता। एक कर्मचारी जो हर ईमेल का तुरंत जवाब देता है, हर मीटिंग में मौजूद रहता है, हमेशा ऑनलाइन दिखता है, उसे प्रोडक्टिव मान लिया जाता है, भले ही वो दिन के अंत में कोई ठोस काम न कर पाया हो। ये एक तरह का दिखावा है जिसे कैल प्रोडक्टिविटी का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर कहते हैं। हम व्यस्त दिखना चाहते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम जरूरी हैं, और दूसरा कारण है टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा अंधा विश्वास। हमें लगता है कि जो भी काम इंटरनेट से जुड़ा है वो जरूर मॉडर्न और प्रोडक्टिव होगा। स्लैक पर चैट करना, सोशल मीडिया पर कंपनी का पेज मैनेज करना, लगातार वीडियो कॉल्स पर रहना, ये सब काम जैसा लगता है। इन्हीं सब वजहों से डीप वर्क आज के समय में एक दुर्लभ खजाने जैसा हो गया है। और जानते हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आज की इस शोर भरी दुनिया में जो इंसान डीप वर्क करने की कला सीख लेगा, जो अपने ध्यान को साध लेगा, वो अजेय बन जाएगा। वो उस भीड़ से मीलों आगे निकल जाएगा जो सिर्फ व्यस्त दिखने की दौड़ में भाग रही है। डीप वर्क आपकी सीक्रेट महाशक्ति है। दुनिया व्यस्त लोगों से भरी है, जो गहरे हैं उनकी तलाश है। चैप्टर 3, डीप वर्क मीनिंगफुल क्यों है? क्या काम सिर्फ पैसे कमाने और बिल भरने का एक जरिया है, या इसमें कुछ और भी है? क्या काम हमारी जिंदगी को एक गहरा मतलब दे सकता है? कैल हमें एक लोहार, रिक फ्यूरर की दुनिया में ले जाते हैं। रिक कोई आम लोहार नहीं है। वो प्राचीन और मध्य युगीन तरीकों से धातु की चीजें, खासकर तलवारें बनाने में माहिर है। कल्पना कीजिए, रिक अपनी वर्कशॉप में खड़े हैं, आग की भट्टी दहक रही है, उनके हाथ में एक हथौड़ा है और सामने लोहे का एक टुकड़ा जो धीरे धीरे एक तलवार का आकार ले रहा है। एक तलवार को हाथ से बनाने में उन्हें पूरे 8 घंटे लगते हैं। हथौड़े की हर एक चोट ब्लेड के एक खास पॉइंट पर ही पड़नी चाहिए। 1 मिलीसेकंड की भी चूक, 1 इंच का भी फर्क, और घंटों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इस तरह के काम में जबरदस्त एकाग्रता चाहिए। किसी भी तरह के भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि रिक का कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है। उनका काम ही उनकी पूजा है। जब रिक काम करते हैं तो वो फ्लो की उस अवस्था में होते हैं जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सैंटमिहाई ने लिखा है। ये वो जादुई पल होता है जब आपका शरीर और दिमाग किसी मुश्किल और कीमती चीज को हासिल करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से एक साथ काम करते हैं। समय का एहसास खत्म हो जाता है, आप खुद को भूल जाते हैं, सिर्फ काम रह जाता है। चिक्सैंटमिहाई कहते हैं कि हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल यही होते हैं। यही वो पल है जब हम सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। डीप वर्क असल में फ्लो की अवस्था में जाने का एक रास्ता है। ये आपके काम को सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि एक ध्यान, एक मेडिटेशन बना देता है। इसका एक और गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण भी है। आप जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी दुनिया वैसी ही बन जाती है। लॉरा कार्स्टेंसन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने एक प्रयोग किया। उन्होंने MRI स्कैनर का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग की एक्टिविटी जांची। जब उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव तस्वीरें दिखाई गई, उन्होंने देखा कि जवान लोगों का दिमाग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की तस्वीरों पर रिएक्ट करता है, लेकिन जो बड़े उम्रदराज लोग थे उनका दिमाग सिर्फ पॉजिटिव तस्वीरों पर ही ज्यादा एक्टिव हुआ। इसका मतलब ये नहीं था कि बूढ़े लोग ज्यादा सुखी थे। इसका मतलब था कि उन्होंने सालों की प्रैक्टिस से अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लिया था कि वो नेगेटिव चीजों को नजरअंदाज करके पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता था। उन्होंने अपना ध्यान मैनेज करके अपनी दुनिया को अपने लिए बेहतर बना लिया था। अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। अगर आपका ध्यान लगातार छोटी छोटी नेगेटिव चीजों पर है, ऑफिस की पॉलिटिक्स, किसी की कही बुरी बात, एक फ्रस्ट्रेटिंग ईमेल,
तो आपका दिमाग इन सबको मिलाकर एक तस्वीर बना लेगा और आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी कितनी स्ट्रेसफुल और डिप्रेसिंग है। लेकिन अगर आप अपना ध्यान किसी गहरे मीनिंगफुल काम पर लगाते हैं, किसी ऐसी चुनौती पर जो आपकी काबिलियत को परखती है, तो आपका दिमाग उस चुनौती को हल करने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसके पास इन छोटी मोटी नेगेटिव चीजों के लिए समय ही नहीं बचेगा। डीप वर्क आपकी बाहरी दुनिया को ही नहीं, आपकी भीतरी दुनिया को भी बदल देता है। ये आपके काम को एक मतलब देता है और उस मतलब से आपकी जिंदगी को एक मकसद मिलता है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं। पार्ट 2, द रूल्स। तो हमने ये तो समझ लिया कि डीप वर्क क्या है, क्यों कीमती है और क्यों जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, इसे करे कैसे? इस शोर भरी दुनिया में हम उस गहरी शांति की अवस्था तक पहुंचे कैसे? कैल न्यूपोर्ट हमें 4 नियम देते हैं। ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी में डीप वर्क की आदत डाल सकते हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। कैल हमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट से मिलवाते हैं, यूडेमोनिया मशीन। ये एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है एक ऐसा आर्किटेक्चर, एक ऐसा स्पेस जो इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। कल्पना कीजिए, एक बिल्डिंग है जिसमें 5 कमरे हैं जो एक लाइन से जुड़े हुए हैं। आपको 5वें कमरे तक पहुंचने के लिए पहले 4 कमरों से गुजरना ही पड़ेगा। पहला कमरा, यहां आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है। आपको याद दिलाया जाता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो कितना जरूरी है। दूसरा कमरा, यहां आपके अंदर उस काम से जुड़ी जिज्ञासा जगाई जाती है। आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। तीसरा कमरा, ये एक लाइब्रेरी की तरह है। यहां आपको वो सारे रिसोर्स, वो सारी जानकारी मिलती है जो आपका काम पूरा करने के लिए जरूरी है, ताकि आपको काम के बीच में उठकर कहीं जाना न पड़े। चौथा कमरा, यहां आप अपने सारे आइडियाज को एक कागज पर उतारते हैं, एक प्लान बनाते हैं। 5वां कमरा, ये कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ है, दुनिया से कटा हुआ। यही वो जगह है जहां असली डीप वर्क होता है। यहां आप 90 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करते हैं और फिर 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये एक सपना लगता है ना? हमारी असलियत तो ओपन ऑफिस और लगातार बजते फोन की है। लेकिन कैल कहते हैं कि हमें इस मशीन की जरूरत नहीं है। हम अपने दिमाग के अंदर ही ये मशीन बना सकते हैं। कैसे? अपनी जिंदगी में रूटीन्स और रिचुअल्स को शामिल करके। डीप वर्क का सीक्रेट सिर्फ अच्छी नीयत रखना नहीं है, हाँ मैं कल से फोकस करूंगा। इसका सीक्रेट है अपनी वर्किंग लाइफ में ऐसे सिस्टम बनाना जो आपको डीप वर्क की अवस्था में धकेल दे, वो भी आपकी विल पावर का कम से कम इस्तेमाल करके। क्यों? क्योंकि विल पावर एक मोबाइल की बैटरी की तरह है। सुबह फुल चार्ज रहती है, लेकिन दिन भर के छोटे छोटे फैसलों, भटकावों और तनाव से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आप डीप वर्क के लिए सिर्फ अपनी विल पावर पर निर्भर रहेंगे तो आप ज्यादातर दिन हार जाएंगे। इसलिए हमें सिस्टम चाहिए। कैल हमें 4 अलग अलग फिलॉसफी या स्ट्रेटेजी बताते हैं जिनमें से आप अपनी पर्सनालिटी और अपने काम के हिसाब से कोई एक चुन सकते हैं। 1, द मोनेस्टिक अप्रोच। ये सबसे कट्टर अप्रोच है। ये उन लोगों के लिए है जो एक सन्यासी की तरह अपनी जिंदगी से हर उस चीज को निकाल देते हैं जो उनके डीप वर्क में बाधा डाल सकती है। वो सोशल मीडिया पर नहीं होते, उनका ईमेल एक्सेस लिमिटेड होता है और वो ज्यादातर समय अकेले काम करते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट डोनाल्ड नाथ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो अपने फील्ड के लेजेंड हैं। जब आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उनका ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। वहां एक नोट लिखा होगा, मैं 1 जनवरी 1990 से बहुत खुश हूं। जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। ईमेल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें हमेशा टॉप पर रहना होता है, लेकिन मेरा काम चीजों की गहराई में जाना है। ये अप्रोच सबके लिए नहीं है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि महान काम करने के लिए कभी कभी दुनिया से कटना पड़ता है। 2, द बाई मॉडल अप्रोच। ये उन लोगों के लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं कर सकते।
इस अप्रोच में आप अपने समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं, डीप टाइम और शैलो टाइम। जब आपका डीप टाइम चल रहा हो, जैसे लगातार 3 से 4 दिन या हर रोज सुबह के 4 घंटे, तो आप एक सन्यासी की तरह काम करते हैं। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। और बाकी के समय में आप दुनिया के सारे उथले काम निपटाते हैं। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग यही करते थे। वो कुछ महीनों के लिए शहर से दूर एक टावर में चले जाते थे, जहां वो अकेले लिखते और सोचते थे, और फिर वापस आकर अपने मरीजों को देखते और लेक्चर्स देते थे। ये 2 अलग अलग जिंदगियां जीने जैसा है। 3, द रिदमिक अप्रोच। ये सबसे आसान और सबसे पॉपुलर अप्रोच है। इसे द चेन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में आप हर रोज डीप वर्क करने के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट तय करते हैं, जैसे रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। ये आपकी एक रिदम बन जाती है। और मजेदार हिस्सा अब आता है। आप एक कैलेंडर लेते हैं। जिस भी दिन आप अपना डीप वर्क का सेशन पूरा करते हैं, आप उस तारीख पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस बना देते हैं। जल्द ही आपको लाल क्रॉस की एक चेन बनती हुई दिखेगी। अब आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इस चेन को टूटने नहीं देना है। ये छोटा सा विजुअल ट्रिक आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। आप उस चेन को तोड़ने से बचने के लिए हर रोज डीप वर्क करेंगे। 4, द जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये सबसे एडवांस अप्रोच है, और ये उन लोगों के लिए है जिनका पूरा दिन बहुत अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल होता है। इस अप्रोच में आप एक जर्नलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो किसी भी खाली पल में अपनी कहानी लिखने बैठ जाता है। जैसे ही आपको दिन में कोई खाली स्लॉट मिलता है, चाहे वो सिर्फ आधे घंटे का ही क्यों ना हो, आप तुरंत अपना फोन बंद करते हैं और डीप वर्क मोड में चले जाते हैं। ये मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने दिमाग को एक स्विच की तरह ऑन करना सीखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये सीख गए, तो आप सबसे व्यस्त शेड्यूल में भी डीप वर्क के लिए समय निकाल सकते हैं। तो ये 4 फिलॉसफी हैं, लेकिन सिर्फ फिलॉसफी काफी नहीं, आपको रिचुअल्स बनाने होंगे। चार्ल्स डार्विन का उदाहरण लीजिए। जब वो अपनी महान किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिख रहे थे, तो उनका दिन एक सख्त रिचुअल में बंधा था। सुबह 7 बजे उठना, वॉक पर जाना, फिर 8 से 9:30 तक स्टडी करना, फिर लेटर्स पढ़ना, फिर 10:30 से दोपहर तक दोबारा स्टडी करना। उनका हर मिनट तय था। आपको भी अपने डीप वर्क सेशन के लिए एक रिचुअल बनाना होगा। आप कहां काम करेंगे? एक ऐसी जगह चुनें जो शांत हो और जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कितनी देर काम करेंगे? एक टाइमर सेट करें। 90 मिनट एक अच्छा स्टार्ट है। आप कैसे काम करेंगे? क्या आप इंटरनेट बंद कर देंगे? क्या आप फोन दूसरे कमरे में रखेंगे? अपने नियम पहले से तय कर लें। आप खुद को सपोर्ट कैसे करेंगे? क्या आपको शुरू करने से पहले 1 कप कॉफी चाहिए? क्या आपको कुछ खाने का सामान पास रखना है? ये सब पहले से तैयार रखें, ताकि आपकी मेंटल एनर्जी इन छोटी चीजों पर बर्बाद ना हो। कैल एक और मजेदार आइडिया देते हैं, मेक अ ग्रैंड जेस्चर। जब जेके रोलिंग हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी, तो घर पर उनका ध्यान नहीं लग पा रहा था। बच्चों का शोर, कुत्तों का भौंकना। तो उन्होंने एक ग्रैंड जेस्चर लिया। वो घर छोड़कर शहर के सबसे महंगे होटलों में से एक में एक कमरा लेकर रहने चली गई। वो खर्चा एक इन्वेस्टमेंट था अपने फोकस में। जब आप अपने डीप वर्क के लिए इतना बड़ा कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग उसे और भी गंभीरता से लेता है और टाल मटोल करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। विल पावर पर भरोसा मत करो, सिस्टम पर भरोसा करो। रूल नंबर 2, बोर्डम को गले लगाओ। ये रूल शायद सबसे ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव और सबसे जरूरी है। सोचिए, आप एक एथलीट हैं जो मैराथन की तैयारी कर रहा है। क्या आप सिर्फ रेस वाले दिन ही दौड़ेंगे? नहीं, आप हर रोज घंटों तक प्रैक्टिस करेंगे, अपनी स्टैमिना बनाएंगे। एकाग्रता भी एक मसल की तरह है। अगर आप इसे ट्रेन नहीं करेंगे, तो ये कमजोर हो जाएगी।
आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें बोरियत से डर लगता है। जैसे ही हमारे पास 5 मिनट का खाली समय होता है, ट्रैफिक लाइट पर किसी लाइन में खड़े हुए हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। हम अपने दिमाग को एक पल के लिए भी शांत या बोर नहीं होने देते। हमने अपने दिमाग को एक नशे की लत लगा दी है, लगातार नई नई उत्तेजना की लत। और जब दिमाग को इस नशे की आदत पड़ जाती है तो वो गहरी एकाग्रता के लिए जरूरी शांति और बोरियत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो अगर आप डीप वर्क में माहिर होना चाहते हैं तो आपको बोरियत को गले लगाना सीखना होगा। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो बिना किसी भटकाव के रह सके। इसका तरीका क्या है? इंटरनेट के बिना काम करने की प्रैक्टिस करें। जैसे आप जिम में वजन उठाते हैं, वैसे ही आप फोकस करने की ट्रेनिंग करें। एक छोटे से काम से शुरू करें। तय करें कि अगले 20 मिनट तक मैं बिना इंटरनेट खोले ये काम पूरा करूंगा। फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। कैल एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति बताते हैं। इंटरनेट ब्लॉक शेड्यूल करें। हमारा तरीका उल्टा है। हम मानकर चलते हैं कि इंटरनेट हमेशा ऑन रहेगा और हम काम करने के लिए कभी कभी ऑफलाइन होंगे। कैल कहते हैं, इसे बदल दो। मानकर चलो कि इंटरनेट हमेशा ऑफ रहेगा और आप दिन में कुछ फिक्स टाइम स्लॉट जैसे 12 से 1 बजे और शाम 4 से 5 बजे तय करेंगे, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और अपने सारे ऑनलाइन काम निपटाएंगे। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस नई रूटीन का आदी हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपके पास फोकस करने के लिए कितने लंबे शांत घंटे मौजूद हैं। इसका सार यह है, फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेने की कोशिश मत करो। इसके बजाय ब्रेक लेते हुए बीच बीच में फोकस करने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी का डिफॉल्ट मोड कनेक्टेड से बदलकर डिस्कनेक्टेड कर दो। जब आपको सच में जरूरत हो तभी ऑनलाइन जाओ। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जो बोरियत में सहज है वही एकाग्रता का बादशाह है। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ दो। यह सुनकर शायद कई लोगों को झटका लगेगा। सोशल मीडिया छोड़ दे, आज के जमाने में ये कैसे मुमकिन है? कैल न्यूपोर्ट ये नहीं कह रहे कि हर किसी को अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल और तर्कसंगत है। वो कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया या किसी भी टेक्नोलॉजी टूल को अपनाने से पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या इस टूल को इस्तेमाल करने से मिलने वाला फायदा मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी और गहरे लक्ष्यों को पाने में सीधी और बड़ी मदद करता है? हम अक्सर किसी भी टूल को सिर्फ इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि उससे कोई छोटा मोटा फायदा हो सकता है। हाँ, फेसबुक से पुराने दोस्तों से जुड़े रहते हैं। हाँ, ट्विटर से न्यूज मिल जाती है। कैल इसे एनी बेनिफिट अप्रोच कहते हैं और वो मानते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर टूल जो थोड़ा सा फायदा देता है वो बदले में हमारी सबसे कीमती चीज ले जाता है, हमारा समय और हमारा ध्यान। इसकी जगह हमें द क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनानी चाहिए। एक कारीगर सिर्फ वही औजार चुनता है जो उसके काम के लिए बेहद जरूरी हो और बेहतरीन नतीजे दे। वो हर नया चमकदार औजार अपनी टूलकिट में शामिल नहीं कर लेता। आपको भी अपनी डिजिटल टूलकिट के साथ यही करना है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर ऐप के लिए 80-20 रूल लागू करें। यह रूल कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके 20% कामों से आते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या ये टूल मेरी जिंदगी के उस 20% हिस्से में आता है जो मुझे 80% रिजल्ट्स देता है? क्या ये मेरे प्रोफेशनल या पर्सनल गोल्स के लिए सच में क्रिटिकल है? अगर जवाब शायद या थोड़ा बहुत है तो शायद आपको वो टूल छोड़ देना चाहिए। कैल 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देते हैं। किसी भी एक सोशल मीडिया सर्विस को 30 दिनों के लिए अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दें। किसी को बताएं नहीं, बस चुपचाप उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें। 30 दिनों के बाद खुद से 2 सवाल पूछें। 1,
क्या पिछले 30 दिन मेरे लिए बहुत खराब गुजरे क्योंकि मैं उस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाया? 2. क्या किसी को सच में फर्क पड़ा कि मैं उस सर्विस पर नहीं था? क्या किसी ने मुझे मिस किया? अगर दोनों सवालों का जवाब नहीं है, तो उस सर्विस को हमेशा के लिए छोड़ दें। आप हैरान रह जाएंगे कि ज्यादातर सर्विसेज इस टेस्ट में फेल हो जाएंगी। और आखिरी बात, अपने खाली समय को एक मकसद दें। दिन में 8 घंटे काम करने के बाद आपके पास 16 घंटे बचते हैं। उन 16 घंटों को सिर्फ फोन पर स्क्रॉल करते हुए बर्बाद मत कीजिए। बोरियत से बचने के लिए पहले से प्लान बनाएं कि आप अपने खाली समय में क्या करेंगे। कोई किताब पढ़ेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे या कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। जब आपके खाली समय का भी एक स्ट्रक्चर होगा, तो आप कमजोर पलों में सोशल मीडिया की तरफ नहीं भागेंगे। टेक्नोलॉजी को अपना मालिक मत बनाओ, उसे एक नौकर की तरह इस्तेमाल करो, और सिर्फ तभी जब वो तुम्हारे सबसे बड़े मकसद की सेवा करे। रूल 4, ड्रेन दी शैलोज। ये आखिरी और सबसे जरूरी नियम है। ये बाकी तीनों नियमों को एक साथ जोड़ता है। 37 सिग्नल्स। अब बेस कैंप नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने वर्किंग डेज को हफ्ते में 5 से घटाकर 4 कर दिया। सबने सोचा उनकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनकी प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे? क्योंकि जब कर्मचारियों को पता चला कि उनके पास काम खत्म करने के लिए कम समय है, तो उन्होंने उस समय की इज्जत करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने काम से सारी फालतू चीजें, सारा शैलो वर्क निकाल फेंका। वो मीटिंग्स छोटी हो गई, गैर जरूरी ईमेल्स बंद हो गए और हर कोई सिर्फ सबसे जरूरी काम पर फोकस करने लगा। यही इस रूल का सार है। अपनी जिंदगी से शैलो वर्क को पहचानो और उसे बेरहमी से कम करो, ताकि डीप वर्क के लिए जगह बन सके। तो शैलो वर्क आखिर है क्या? ये वो काम है जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती, जैसे ईमेल्स को फोल्डर में मूव करना। ये वो काम है जिन्हें आप ध्यान भटकने के साथ भी कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। ये वो काम है जो दुनिया में कोई नई वैल्यू ऐड नहीं करते, जैसे ज्यादातर मीटिंग्स। और ये वो काम है जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है और आपको रिप्लेस कर सकता है। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स अपने दिन का 60% या उससे ज्यादा समय शैलो वर्क में बिताते हैं। सोचिए, अगर आप इस 60% में से सिर्फ आधा भी डीप वर्क में बदल दे, तो आपके नतीजे कितने असाधारण होंगे। इसे करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। 1. अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करें। यह सुनने में बहुत एक्सट्रीम लगता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। एक डायरी लें और अपने पूरे दिन को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 30 से 30 मिनट के ब्लॉक्स में विभाजित करें। हर ब्लॉक के लिए पहले से तय करें कि आप क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रोबोट बन जाए। अगर कोई काम ज्यादा समय लेता है, तो बस अपने शेड्यूल को अपडेट कर दें। लक्ष्य है अपने समय को लेकर इरादतन इंटेंशनल होना। जब आपका हर मिनट प्लान होगा, तो शैलो वर्क के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। 2. अपने काम की गहराई को नापें। अपने हर काम को करने के बाद खुद से पूछें, इस काम को पूरी तरह सीखने में एक फ्रेशर को कितना समय लगेगा? अगर जवाब कुछ हफ्ते या 1-2 महीने है, तो वो शैलो वर्क है। अगर जवाब कई महीने या सालों है, तो वो डीप वर्क है। ये आपको अपने काम को पहचानने में मदद करेगा। 3. अपने बॉस से बात करें। अपने बॉस के साथ एक शैलो वर्क बजट तय करें। उन्हें समझाएं कि आप अपने समय का कितना प्रतिशत शैलो कामों पर खर्च करेंगे, ताकि आप बाकी समय डीप वर्क पर लगा सके, जिससे कंपनी को असली फायदा होगा। 4. शाम को 5:30 बजे काम बंद कर दें। एक फिक्स टाइम पर काम बंद करने की आदत डालें। जब आपके पास एक डेडलाइन होगी, तो आप फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करेंगे, और यह आपको रेस्ट करने का भी मौका देगा, जो अगले दिन के डीप वर्क के लिए बहुत जरूरी है।
5. ईमेल भेजने वालों को फिल्टर करें। आपको हर ईमेल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कैल न्यूपोर्ट एक दिलचस्प आइडिया देते हैं। अपने ईमेल सिग्नेचर या वेबसाइट पर एक नोट लिखें जो लोगों को बताए कि आप हर ईमेल का जवाब नहीं दे पाएंगे और उनसे सोच समझकर ही ईमेल भेजने का अनुरोध करें। ये लोगों को आपके समय की इज्जत करने पर मजबूर करेगा। और जब आप किसी ईमेल का जवाब दें तो इस तरह दें कि आगे और ईमेल्स की जरूरत ही ना पड़े। अपने जवाब में ही अगले कदम और सारी जरूरी जानकारी दे दें। अगर कोई ईमेल अस्पष्ट है या उसमें आपके मतलब की कोई बात नहीं है या आपके जवाब देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे नजरअंदाज करना सीखें। उथले समंदर में हर कोई तैर सकता है, मोतियों के लिए गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो ये थी कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की यात्रा। हमने सीखा कि डीप वर्क सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये आज की इस शोर भरी भटकाव वाली दुनिया में अपनी दिमागी शांति और अपने काम की गरिमा को बचाने का एक तरीका है। हमने 4 फिलॉसफी सीखी: सन्यासी, बाइमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक। हमने 4 नियम सीखे: गहराई से काम करना, बोरियत को गले लगाना, सोशल मीडिया पर सवाल उठाना और शैलो वर्क को खत्म करना। लेकिन ये सब जानने का कोई फायदा नहीं अगर हम इसे अपनी जिंदगी में न उतारें। आज जब ये ऑडियो खत्म हो तो एक पल के लिए रुकिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उस एक काम के बारे में सोचिएगा। वो एक प्रोजेक्ट, वो एक स्किल, वो एक सपना जिसे आप सालों से टाल रहे हैं। वो काम जो आपको डराता है क्योंकि वो मुश्किल है। वो काम जो आपको उत्साहित करता है क्योंकि अगर वो पूरा हो गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वही आपका डीप वर्क है। उसे करने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक फैसले की जरूरत है। फैसला शोर को बंद करने का, फैसला गहराई को चुनने का। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपकी तकदीर बदलने की घोषणा है। 90 मिनट के लिए अपना फोन बंद करना सिर्फ एक अनुशासन नहीं, यह अपनी कला का सम्मान करना है। एक कैलेंडर पर लाल क्रॉस लगाना सिर्फ एक खेल नहीं, यह खुद से किया गया एक वादा है। डीप वर्क की राह आसान नहीं है, इसमें अकेलापन है, इसमें अनुशासन है, लेकिन इसके अंत में जो मिलता है वो अनमोल है। आपको मिलती है महारत, आपको मिलता है संतोष और आपको मिलती है एक ऐसी जिंदगी जिसे मुड़कर देखने पर आपको अफसोस नहीं बल्कि गर्व होगा। आज से व्यस्त दिखना बंद कीजिए और गहरा होना शुरू कीजिए। अगर ये समरी, ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो रीडोलॉजी हिंदी को फॉलो करें और इस आवाज का हिस्सा बने, क्योंकि हर किताब एक नई कहानी कहती है और हर सुबह एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। सुनने के लिए शुक्रिया।